अब भाई जैसे मैं कुत्ते की बात कर रहा था कल की वीडियो में, तो यहाँ पर देखो एक पीछे बंदा बैठा है, उसका जर्मन शेफर्ड है और उसने कोई वो नहीं बांध रखी है उस पर रस्सी। अभी एक और कुत्ता मेरे पास आ गया था भाग के। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है यहाँ पर, कुत्ते से बच के रहो बस। अब भाई ये देखो, ये जो कुत्ता दिख रहा है कोई रस्सी से नहीं बांध रखा है इसने। अब मैं वहाँ से जाऊँगा तो मेरे पीछे पड़ गया तो। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज भी मैं माद्रिद में ही हूँ। कल का दिन मैंने आपको दिखाया इसे ही, बहुत ही हैपनिंग स्ट्रीट्स हैं यहाँ की, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, खाने पीने का आपको शौक है, नॉनवेज खाते हो तो बहुत अच्छी जगह है। और फिलहाल मैं मेरे हॉस्टल के सामने ही बैठा हूँ। ये जो गेट दिख रहा है ये मेरे हॉस्टल का ही है। सेफ स्टे हॉस्टल में रुका हूँ मैं। अच्छा है हॉस्टल, बढ़िया है, एक रूफटॉप टेरेस भी है, अच्छी लोकेशन पर है, मेट्रो स्टेशन भी पास ही है, तो आप भी आते हो तो यहाँ पर रुक सकते हो। इस हॉस्टल के मैं दे रहा हूँ करीबन 15 यूरो एक रात के, तो करीबन मैंने 5,000 रुपये दिए हैं 3 रात के यहाँ पर। यही नॉर्मल रेट है, मतलब 15 यूरो में आपको मिल जाएंगे। इससे बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे आपको 8 यूरो 7 यूरो में, पर वो बहुत दूर थे सिटी सेंटर के और इतने अच्छे थे नहीं। तो आज का ये प्लान है कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है एल रेथरीरो पार्क। बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पर जाओ आप। और आज मौसम हो रहा है ऑसम, तो इतनी गर्मी भी नहीं है, बढ़िया लग रहा है। तो मैं उसी पार्क की ओर वॉक कर रहा हूँ और मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 10-15 मिनट की वॉक है। तो इसलिए हमेशा सेंट्रल मेन एरिया के पास ही हॉस्टल बुक करो, भले ही 4-5 यूरो का ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि फिर आपका एक्सपीरियंस ही बदल जाता है पूरा। हर चीज़ पास है और मेन एरिया में आप रुक रहे हो। और कल जैसे मैं वहाँ गया था प्लाजा देल सोल, वहाँ पर भी हॉस्टल्स थे, तो एकदम वहीं रुकना है आपको, तो वहाँ भी रुक सकते हो आप। हॉस्टल हमेशा आपको सेंट्रल लोकेशन पर मिल ही जाएंगे, होटल मिले ना मिले पर हॉस्टल आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा पार्क है, बोटिंग वगैरह होती है शायद, ऐसा मैंने गूगल मैप पर फ़ोटोज़ दिख रहे थे, काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो वहीं जा रहा हूँ। आज संडे का दिन है तो खाली खाली दिख रहा है सब कुछ, दुकानें भी सारी खुली नहीं हैं, आज सब आराम करेंगे, पूरा खाली, बहुत अच्छा दिख रहा है और मौसम तो हो रहा है ऑसम। तो यदि आप आते हो माद्रिद तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 2 दिन बहुत हैं यहाँ के लिए। मतलब सिटी है और इनके जो पुराने ओल्ड टाउन वगैरह हैं, प्लाजास वगैरह, और ये जो पार्क है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर घूमने को। और यहाँ से फिर आप डे ट्रिप कर सकते हो सेगोविया की, टोलेडो करके जो सिटी जहाँ मैं कल जाने वाला हूँ। मैं डे ट्रिप नहीं कर रहा हूँ, मैं वहीं रुकूँगा, क्योंकि वापस माद्रिद जाके करूँगा क्या। तो ऐसे आप डे ट्रिप भी मार सकते हो यहाँ से, मतलब 5 दिन माद्रिद में बुक कर लिया होटल वगैरह, हॉस्टल वगैरह, और फिर यहाँ से एक दिन वहाँ चले गए, एक दिन वहाँ चले गए। ट्रांसपोर्ट तो बढ़िया ही है यूरोप में, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। पर मैं तो टोलेडो जा रहा हूँ कल, बहुत ही हिस्टोरिक और इंटरेस्टिंग प्लेस है, तो अगली वीडियो में मैं आपको टोलेडो में ही दिखूँगा, मज़ा आ जाएगा वहाँ पर। तो माद्रिद 2 दिन बहुत है। तो ऐसे तो स्पेन बड़ी कंट्री है यूरोप के हिसाब से देखें तो, बाकी कंट्रीज़ बहुत छोटी छोटी हैं, पर स्पेन फिर भी एक बड़ा देश है। और यहाँ पर मतलब बार्सिलोना है, वेलेंसिया है, और एबिजा करके आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं स्पेन के। तो दूसरी जगह भी हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत, पर मेरी आइटनरी में माद्रिद ही फिट हो रहा था इस बार। और टोलेडो में कब से जाना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा 5 दिन के लिए आया हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ही स्पेन कवर कर पाऊँगा। पर ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर वापस भी आया जा सकता है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि जो अपने यहाँ जो पैकेज टूर रहते हैं इंडिया से, उसमें 3-4 कंट्री एक साथ ही कवर करवा देते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कंट्रीज़ ही हैं, कोई ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। ऐसे रुकने को तो एक जगह पे भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश गए तो हिमाचल प्रदेश में ही 1 महीना बिता सकते हो, वरना उत्तराखंड, थोड़ा नेपाल चले जाओ, थोड़ा कश्मीर चले जाओ, ऐसे कर सकते हो। तो इसलिए अपने यहाँ वो 4 कंट्री का पैकेज बेचते हैं, जिसमें वो मेन सिटीज़ आपकी कवर करवा देते हैं, तो वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यार यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ही हैं, इसलिए इनको इतना अप्रिशिएट किया जाता है सिटी के डेवलपमेंट वगैरह में। आप देखो यार, हर चीज़ प्रॉपर है यहाँ पर, मतलब यूके में भी कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है, यूएस में भी इतनी प्रॉपर नहीं है,
जितनी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगी, साफ सफाई, लेन की मार्किंग्स वगैरह, पब्लिक टॉयलेट्स, देखो आप यार। इसलिए मैं इस बार ये वाला व्यू ज़्यादा दिखा रहा हूँ, एकदम बस नॉर्मल वॉक भी मैं आपको ज़्यादा दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर सिटीज़ हैं और ये सब चीज़ें इन्होंने आज से 200-300 साल पहले बना के रख दी हैं स्टैंडर्ड्स। खैर इन्होंने लूट मारी भी बहुत करी है ना पूरी दुनिया में, तो ये वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये कोई भी कंट्री बना देती है अगर इतना पैसा होता तो। क्या बालकनी है यार, मतलब हर घर में आपको बालकनी दिखेगी। ये देखो, इस साइड देखो, इतना भी पास नहीं था पार्क, 1.5 किलोमीटर था, तो बस आने ही वाला है 5 मिनट में। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बहुत सारी ऑडियंस वो भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा यार आप यदि एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं ना, फॉरेन एक्सपोजर, तो यूरोप में आओ, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस। थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है पर इंग्लिश यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप इतना कुछ ट्रैवल कर सकते हो। उस एक वीज़ा से आपको 26 कंट्री में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और ये कंट्रीज़ मैं कहूँगा बेटर है यूके, यूएसए से, अगर सिर्फ आप एक्सपोजर के लिए आ रहे हो तो। जॉब तो वैसे भी यूके में है ही नहीं, तो इन कंट्रीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ की इकोनॉमी तो देखो यूके की भी कुछ नहीं बची है, सच बताऊँ तो। मतलब अब रिसेशन ही है वहाँ पर, और नीचे जा ही रही है पता नहीं कितने साल से। तो यहाँ इतने खूबसूरत कंट्रीज़ हैं और आपको इतना कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा यहाँ पर। यूके में भी मिलेगा पर अब भसड़ हो चुकी है देखो यूके में। तो सिर्फ एक्सपोजर के लिए आ रहे हो, घूमने फिरने ही आ रहे हो, तो सुंदर कंट्रीज़ चुनो जहाँ पे कचरा कूटा कम है, भीड़ भड़क्का कम है, क्राइम कम है, तो आपको मज़ा भी आएगा। और भाई ये सब देश सस्ते भी हैं। यूके तो इतना ज़्यादा महंगा है, यूएस से ज़्यादा महंगा है यूके से महंगी कंट्री मैंने आज तक एक्सपीरियंस करी ही नहीं कभी। तो ये देश सस्ते भी हैं, यहाँ पे एजुकेशन भी सस्ती है। और जर्मनी में तो शायद फ्री है अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी में क्रैक कर लेते हो एडमिशन। तो इन कंट्रीज़ के बारे में भी आप सोचना चालू करो। यूके इज़ नॉट द राइट प्लेस टू स्टडी एनी मोर। तो भाई ये जो दिख रहा है ये है प्लाजा दे इंडिपेंडेंसिया, मतलब इंडिपेंडेंस स्क्वायर। और उस तरफ जो आपको भीड़ भड़का दिख रहा है वो है यहाँ का फेमस एल रेतरीरो पार्क। तो वहीं जा रहा हूँ अभी। और ये जो टबास्कोस दिख रहा है इसका मतलब है टोबैको, ये सिगरेट की दुकानें सारी, गुमटी। तो ये रही इस पार्क की एंट्रेंस। चलते हैं अंदर, देखते हैं एल रेतरीरो पार्क में ऐसा क्या है। इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है पर ये पूरा स्पेनिश में है। टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया, सब कुछ ही स्पेनिश में। सुआरेसिया पुएर्ता अल अल पुएर्ता दे अल्काला। तो भाई ये जो पीछे दिख रहा है ये है पुएर्ता देल अल्काला। एक समय पर ये इस सिटी का मेन गेट हुआ करता था, पर आज अब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ पर शाम को लाइट्स वगैरह लगा दी जाती हैं तो ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अभी तो अंधेरा 9 बजे होगा तो कोई लाइट चल नहीं रही है। और इसके ही ठीक सामने जो गेट है, इसके ही ठीक सामने ये शुरू हो जाता है एल रेतरीरो पार्क। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक क्रिस्टल पैलेस है, एक लेक है जो कि बहुत खूबसूरत माना जाता है। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो ये है नज़ारे एल रेतरीरो पार्क के। आगे ही क्रिस्टल पैलेस है और वो जिस बोट की मैं बात कर रहा था वो है। और वैसे सितंबर बुरा समय नहीं है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं स्पेन। दिन में गर्मी रहेगी पर रात भी बहुत 9 बजे तक रहेगा उजाला, तो आराम से सो के उठो। और घूमने के लिए भी अच्छे लाइटिंग आवर्स तो मिल ही जाएंगे। पर जून जुलाई तो बिल्कुल आना ही मत यहाँ पर। तिएर्तो दे
Tierras de El Retiro, ये एल रेट्रीरो का थिएटर है। यहाँ पर कुछ थिएटर शो होने वाला है, कॉस्ट्यूम्स रखी हुई है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो ये दुकान है भाई, यहाँ चिप्स कुरकुरे बेचे जा रहे हैं। हाँ, और ये प्राइस लिखा हुआ है उनका, 1 यूरो 2 यूरो। ये देखो ऐसी दुकानें यहाँ पर, ये फिंगर्स कुरकुरे चिप्स। दोस्त ओके या नो ग्रासियास। तो ये 2 यूरो के फिंगर हैं। ऐसे मेक्सिको में भी बहुत बेचते हैं वो। मेक्सिको में बहुत ज़्यादा सिमिलर कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई इस लेक के सामने ही बैठा हुआ हूँ, सब लोग यही कर रहे हैं, मतलब इधर थोड़ा सा बैठने का एरिया है, उस साइड पूरा लेक है, अभी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर कबूतर घूम रहे हैं आसपास, और पाँव के इतने पास आ रहे हैं, वो मन कर रहा है खिला ही दूँ उन्हें। पीछे वायलिन की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे स्ट्रीट परफॉर्मेंस बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। इस साइड है वायलिन वाली लड़की, और कुछ नहीं, ये फिंगर खा रहा हूँ और नज़ारे के मज़े ले रहा हूँ। ये देखो भाई कितने सारे कबूतर हैं, इनको खिलाते हैं, देखते हैं खाते के लिए। तो अरे खा रहा है, खा रहा है, खा ले। अरे वाह, मेरे को भीड़ लग गई, अब इनको खिलाऊंगा। तो अरे खा रहे हैं, देखो खा रहे हैं, फिंगर खा रहे हैं। बाप रे, ये देखो कितनी भीड़ लग गई। बस बेटा, बहुत हो गया। तो भाई ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये है क्रिस्टल लेक, और स्पेनिश में इसको बोलते हैं एल एस्तानके ग्रांडे, जो कि यहाँ के किंग फिलिप ने बनवाया था, जिनकी स्टैचू आपको सबसे ऊपर घोड़े पे जो बैठे हैं वो किंग फिलिप हैं। 17th सेंचुरी में ये लेक बना था। तो ये लेक तो है बहुत पुराना, पर आज ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है यहाँ माद्रिद में। आपको यहाँ पर बोट्स में लोग दिखेंगे, बोटिंग के लिए बहुत फेमस है। पानी के अंदर आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखेगी, और कबूतर उड़ रहे हैं हर तरफ। पानी मतलब सेम पानी में कबूतर भी घूम रहे हैं, मछलियाँ भी घूम रही है, और इंसान भी घूम रहे हैं बोट पर। पर ये जो स्टैचू दिख रहा है आपको, वो किसी और किंग का है, जिन्हें किंग अल्फोंसो कहा जाता है, अल्फोंसो 12। तो उनका स्टैचू बना हुआ, उनको डेडिकेट किया गया वो जो मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा है। तो भाई ये लेक बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्डन आवर, मतलब जो सनसेट का टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो सूरज नहीं इतना, एकदम ये रिफ्लेक्शन आता है यहाँ पर सन का, और एकदम ऑरेंज ये लेक दिखती है। अब भाई जैसे मैं कुत्ते की बात कर रहा था कल की वीडियो में, तो यहाँ पर देखो एक पीछे बंदा बैठा है, उसका जर्मन शेफर्ड है, और उसने कोई वो नहीं बांध रखी है उस पर रस्सी। अभी एक और कुत्ता मेरे पास आ गया था भाग के। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है यहाँ पर, कुत्ते से बच के रहो बस। तो आगे ही पार्क में नई चीज़ें दिख रही है। अब जैसे 5 यूरो में आपकी फ़ोटो ही बना देगा। और ये कुरकुरे चिप्स की दुकानें बहुत हैं यहाँ पर। ये भी अपने जैसे ही हैं, मतलब स्पेनिश लोग भी बहुत हद तक। कुरकुरे चिप्स ऐसे मिलेंगे आपको, रोड पर लोग बेचने आएंगे, दिखते भी बहुत हद तक अपने जैसे ही हैं, क्योंकि वही वार्म कंट्री है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसा लगेगा आपको इंडियन है, पर वो इंडियन नहीं, स्पेनिश है। तो देखो ये वार्म कंट्री और कोल्ड कंट्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा। तो वार्म कंट्री के लोग थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, थोड़े चिल रहते हैं,
मस्ती मजाक ज़्यादा करते हैं, और जो कोल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं वो थोड़े सीरियस ज़्यादा रहते हैं, डिसिप्लिन ज़्यादा रहते हैं, इतने खुल के बात नहीं करेंगे आपसे। तो ये डिफरेंस मुझे लगता है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी करा है। सारे नहीं, पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपन इंडिया जैसे वार्म कंट्रीज़ हैं अपन, तो अपन फ्रेंडली ज़्यादा हैं। ईरान के लोग फ्रेंडली ज़्यादा हैं, स्पेन के लोग फ्रेंडली ज़्यादा हैं, मेक्सिको के फ्रेंडली ज़्यादा हैं। पर यूएस, यूके और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई, नॉर्वे, यहाँ पे लोग थोड़े कम फ्रेंडली दिखेंगे क्योंकि वो कोल्ड कंट्रीज़ हैं। तो क्या पता है इसमें वेदर का कुछ है, या वो इकोनॉमीज इतनी डेवलप्ड हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हो गए, ये मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो ये फिर कुछ इजिप्शियन आ गया और नल लगा हुआ है, देखने चालू है क्या, बॉटल भर लूँगा अगर होगा चालू तो। बंद पड़ा है। तो पूरा पार्क घूम घुमा के मैं आ चुका हूँ उसी स्टैचू के वहाँ। ये देखो, ऐसा कुछ मेरे ईरान में एक शहर है, मतलब बहुत पुराना, मेसोपोटामिया एम्पायर का कुछ था, पेरसेपोलिस करके, वैसा कुछ दिख रहा है। तो ये रोमन आर्किटेक्चर, रोमन या यूरोपियन पता नहीं है मुझे, पर भाई इसमें, और जो पेरसेपोलिस नाम की मैंने जगह देखी थी ईरान में, उसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। वो पूरी डिस्ट्रॉयड सिटी थी, पर इस ये जिस एम्पायर ने बनाया होगा और उस एम्पायर का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो मैं उधर कहीं था, तो वहाँ से यहाँ आया हूँ। और ये जो मैं मॉन्यूमेंट की बात कर रहा था, ये जो बड़ा सा मॉन्यूमेंट है, ये किंग अल्फोंसो 12 के लिए बनाया गया था, जो स्पेन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे 19th सेंचुरी में। और इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 1902 और कंप्लीट हो गया था ये 1922 में, मतलब 20 साल लगे थे इसको बनने में। इसके सेंटर में जो घोड़े पे दिख रहे हैं, ये किंग अल्फोंसो 12 है। और उसके साइड में जो ये कुछ लोग दिख रहे हैं आपको वाइट कलर में और ब्लैक कलर में, इनका ये महत्व है कि पीस, प्रोग्रेस और लिबर्टी को दर्शाते हैं। और सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि इस मॉन्यूमेंट को 20 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट ने कोलैब करके बनाया था। तो इस मॉन्यूमेंट को एक आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन की नज़रों से भी देखा जाता है स्पेन में। और ये आप भीड़ देख सकते हो। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि देखो गोल्डन आवर हो रहा है, सनसेट का समय हो चुका है, और ये जो स्पॉट है इसको सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक स्पॉट माना जाता है माद्रिद में, इसलिए आपको इतने सारे लोग दिखेंगे और सब फ़ोटो ही खींच रहे हैं। तो इतना भी पुराना नहीं है, मतलब 100 साल पुराना इनका इतिहास, इससे भी ज़्यादा पुराना होगा। पर ये जो चीज़ बनी हुई है मेरे आसपास, ये 1922 में, मतलब 103 साल पुराना बना हुआ है। ये भी एक अच्छा स्पॉट है सनसेट के लिए। पर अगर आपको सनसेट देखना ही है तो मैं वो इजिप्शियन टेम्पल ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो पूरी हाइट पर है, वहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है। और यहाँ पे पेड़ वगैरह आ जाएंगे तो इतना अच्छा सनसेट नहीं है, पर यूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पार्क भी बहुत खूबसूरत है। तो माद्रिद आते हो तो बिल्कुल यहाँ पर आना, इसको मिस मत करना। और मैं यहीं पर कुछ खा लूँगा, क्योंकि मुझे यूरोप में सबसे बढ़िया जो खाना लगता है वो है पिज़्ज़ा। इनके पिज़्ज़ा इतने ऑथेंटिक है, मतलब इंडिया में मिलता ही नहीं अपने को वैसा ऑथेंटिक पिज़्ज़ा। यहाँ पे एक दो मैंने देखे थे पिज़्ज़ा की शॉप्स थी, तो वो ही खाऊंगा और फिर देखते हैं क्या करना है। अब भाई ये देखो, ये जो कुत्ता दिख रहा है, कोई रस्सी से नहीं बांध रखा है इसने। अब मैं वहाँ से जाऊँगा तो मेरे पीछे पड़ गया तो यहाँ पार्क पर ही बैठा हुआ था, घूम लिया मैंने, यही था एल रिट्रीरो पार्क। अब मुझे खाना खाने जाना है और सोच रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट ही चले जाता हूँ, तो मज़ा उसमें ही आता है। तो बहुत सारे माद्रिद तो भरा पड़ा है इंडियन रेस्टोरेंट से। तो देखते हैं, आज आपको दिखाता हूँ, या तो इंडियन रेस्टोरेंट जाऊँगा या पिज़्ज़ा वगैरह खाऊँगा। जो भी होगा आज आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। तो ये भाई वो लेक, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट तो ये रहा और एक उधर है। इसके पास तो पता नहीं क्या चिकन है, चिकन, मीट ही मीट, बीफ ही बीफ था। इधर पिज़्ज़ा दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर देखते हैं।
तो भाई वो लेक और यही मैं रेस्टोरेंट आ गया था। इनका मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ स्पेनिश ही है इनका, पता नहीं क्या ये। सैंडविचेस, तोस्तादास मतलब सैंडविचेस, एनसलादास मतलब सैलड्स, बगेट, पिज़्ज़ा, सैंडविच भी है, वेजिटेबल सैंडविच भी है। मैं तो पिज़्ज़ा ही लूँगा। 12 यूरो का है। सही है, प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब पाउंड से कंपेयर करूँ तो। और ऑथेंटिक पिज़्ज़ा आएगा, थिन क्रस्ट। मार्गरीटा ही लूँगा, वही दिख रहा है मेरे हिसाब से। चलो एक मार्गरीटा बुलाते हैं। una margarita con chili flakes, chili flakes with chili flakes, ¿Qué es chili? chili flakes, margarita chili flakes. No, Alex, ¿qué es chili flake? Sorry, anyone? do you have chili flakes? No, sorry. No, okay. Margarita, una and one Coca-Cola. ¿Algo Por más? favor. Yeah, that's it. तो एक मैंने मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है और एक मैंने कोका कोला ऑर्डर करी है। 12 यूरो का मार्गरीटा है और 2-3 यूरो की कोका कोला होगी, तो 15 यूरो में मेरा ये डिनर ही बोलूँगा, डिनर हो जाएगा। ये आया है मार्गरीटा और ये कोका कोला। बढ़िया, थोड़ी सब्जी वगैरह भी है इसमें, टमाटर वगैरह। यही बात है यहाँ की। देखो क्या शानदार करारा बनाया है, थिन क्रस्ट। बेस्ट पिज़्ज़ा मिलेंगे आपको यूरोप में।